वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से, जिसमें आज सेट नंबर 12 से 15 तक लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 11 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख रुपया। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा पागल या दिवालिया ना हो। अगला प्रश्न है, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है। विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की जनसंख्या 7000 होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों वह प्रमंडल हो जाएगा जहानाबाद, जो कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कैमूर, बक्सर तथा नालंदा यह तीनों प्रमंडल पटना के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हैं? बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरको के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों खादरको के नाम से जाना जाता है वह जलप्रपात हो जाएगा दुर्गावती जलप्रपात। अगला प्रश्न है, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय। अगला प्रश्न है, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? बांगर मिट्टी में प्रधानता होती है पोटाश की। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? बिहार में भीषण भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुस्तक दिगंगत में टोकरी थेरी गाथा के लेखक कौन हैं? पुस्तक दिगंगत में टोकरी थेरी गाथा के लेखक है अनामिका। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत
कितने जिलों का चयन किया गया है? मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत 7 जिलों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में चरम प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? बिहार में चरम प्रौद्योगिकी की स्थापना की गई है मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है भोला पासवान शास्त्री जी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कड़ेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? कड़ेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है वह नदी हो जाएगा फल्गु, पुनपुन तथा क्रमनाशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? घोघा झील के नाम से जाना जाता है गोगाबिल झील को, जो कि कटिहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवितगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, ओदनपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ओदनपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इस सिंह बिहार का भ्रमण किया था? चीनी यात्री इस सिंह बिहार का भ्रमण किया था 7वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो दोस्तों वह गुप्त शासक थे कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है? पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है महिपाल प्रथम को। अगला प्रश्न है, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो दोस्तों वह स्थान था नालंदा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो दोस्तों यह मकबरा निर्मित कराया गया था इब्राहिम खान के द्वारा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था? कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था 1378 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था मुवारिज खां, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था तुर्कों ने। अगला प्रश्न है, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था?
तो दोस्तों वह जेल था गोरखपुर जेल। अगला प्रश्न है, चंपारण एग्रीयन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? चंपारण एग्रीयन समिति के सदस्यों में जो सम्मिलित नहीं थे वह थे श्याम प्रसाद, जबकि FG सलाई, राजा हरिहर प्रसाद, LC अदामी, यह तीनों चंपारण एग्रीयन समिति के सदस्यों में शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो दोस्तों वह विदेशी यात्री हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था? मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था पुष्यमित्र ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रिकोटस के रूप में किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रिकोटस के रूप में किया था सर विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था 5 प्रांतीय भागों में विभक्त था। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो दोस्तों वह जैन संगीति थी प्रथम जैन संगीति। अगला प्रश्न है, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? अंग महाजनपद का विस्तार था भागलपुर एवं मुंगेर तक। अगला प्रश्न है, बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा थे जरासंध, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं चंपारण से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 13। सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी वह समिति हो जाएगी थुंगन समिति, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं? राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। यह चारों के चारों राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य महिला आयोग के कार्य हैं?
राज्य महिला आयोग के कार्य हैं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्य तथा महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। अगला प्रश्न है, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः कितनी है। बिहार में प्रमंडल की संख्या है 9 तथा अनुमंडल की संख्या है 101। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति निहित है राज्यपाल में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है वह नदी हो जाएगा कर्मनाशा, जबकि बलान, घाघरा तथा कमला यह तीनों नदियां गंगा में उत्तर दिशा से मिलती है। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। बिहार का सबसे गर्म जलकुंड हो जाएगा ब्रह्मकुंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 2007 में। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है भागलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया था। तो दोस्तों प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ किया गया था 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईड़ी रेशम का उत्पादन होता है। तो दोस्तों बिहार का एकमात्र जिला हो जाएगा बेगूसराय, जहां ईड़ी रेशम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है सर्चलाइट। अगला प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या परसेंट कितना है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या परसेंट है 11.3%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम हो जाएगा, पहले होगा शिवहर, फिर पटना और फिर दरभंगा। अगला प्रश्न है, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला
देश का पहला राज्य कौन सा है? गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 168। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में विद्युत रेल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में विद्युत रेल इंजन का कारखाना स्थित है मधेपुरा में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। अगला प्रश्न है, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? पटना में लगान परिषद का गठन किया गया था 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था मोहम्मद फखरुद्दीन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी श्रीमती अधोर कामिनी देवी ने। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो दोस्तों बिहार का वह क्रांतिकारी हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? पटना का अंतिम वहाबी नेता था अहमदुल्ला। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया था? नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार किया गया था बेगूसराय से। अगला प्रश्न है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ था 22 दिसंबर 1921 को। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण संबंधित थे भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो दोस्तों जिस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था वह सिख गुरु थे गुरु नानक देव। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में जिस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था वह थे इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, बिहार का शासक मल्लिक इब्राहिम या मल्लिक बया किस वंश से संबंधित था? बिहार का शासक मल्लिक इब्राहिम या मल्लिक बया संबंधित था तुगलक वंश से। अगला प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था?
तो दोस्तों मगध के आदित्य सेन ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों का चर्चा की गई है? तो दोस्तों वह सम्राट है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? तो दोस्तों मगध का वह शासक हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? कुनिक उपनाम से जाना जाता है अजातशत्रु को। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभलेख नहीं हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभलेख नहीं हैं रुमिनदई, जबकि लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ तथा रामपुरवा यह तीनों स्तंभलेख बिहार से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है महापद्म नंद को। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, तिरहुत के किस वेनवाड़ वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो दोस्तों तिरहुत के शिव सिंह वेनवाड़ वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। चलिए अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 14। सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित 8 राज्यों का एक संघ था वह महाजनपद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 315 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? बिंबिसार के समय कुल उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर या राजगीर का दुर्गीकरण करवाया था? तो दोस्तों वह राज था अवंती, ऑप्शन नंबर ए। अवंती राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर या राजगीर का दुर्गीकरण करवाया था। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय सर्वप्रथम करवाया था महापद्म नंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा था। अगला प्रश्न है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो दोस्तों वह वंश था वेनवाड़ वंश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को 199 परगनों में बांटा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? कंपनी सरकार के कार्यकाल में 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी बाबाजी ठाकुरदास ने। अगला प्रश्न है, सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सतयुग नामक पत्रिका के संपादक थे पुरुषोत्तम नारायण नंदा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन के अध्यक्षता किया था सचिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता था कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे बलदेव सहाय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शिलभद्र याजी। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो दोस्तों बिहार का वह उपराज्यपाल हो जाएगा जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो दोस्तों बिहार के चंपारण जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था, जबकि गया, मुंगेर तथा सारण यह तीनों जिलों में होम रूल का प्रचार हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? तो दोस्तों वह अंग्रेज अधिकारी थे मेजर होम्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1917 में। अगला प्रश्न है, लोटा विद्रोह किस जिला में हुआ था? लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नालंदा में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कैमूर के पठारी भागों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को प्राप्त नहीं है वह अधिकार है सैन्य संबंधी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 201। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है तराई मिट्टी, जबकि टाल मिट्टी, केवाल मिट्टी तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यह तीनों मिट्टियाँ दक्षिण बिहार में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है मार्च से जून। अगला प्रश्न है, रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? रिहंद सहायक नदी है सोन नदी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रभावित होती है? तो दोस्तों वह नदी है महानंदा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु है 62 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? किसके बिना? तो राज्यपाल के अनुमति के बिना। राज्यपाल के अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है 38। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विधान परिषद के संबंध में जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी। इसके सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। यह एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? विधान परिषद के लिए 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है 51.5%। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? तो दोस्तों वह वर्ष था 2006 का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे अमर सेन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है समस्तीपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों बिहार का वह क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा मैथिली। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है?
उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली नदियों में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है कोसी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों, बिहार का किशनगंज जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 15। सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग राज्य जीता था। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? तो दोस्तों, हर्यक वंश का वह शासक हो जाएगा बिंबिसार, जिसने अस्थायी सेना रखी थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो दोस्तों, वह जैन ग्रंथ का नाम है निर्यावली सूत्र। अगला प्रश्न है, बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था करियानंद शर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किसने किया था? भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया था सियाराम सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? बिहार में एक श्रमिक संघ स्थापित किया था अब्दुल बारी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन हेतु एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, महेश नारायण के द्वारा तथा अब्दुल बारी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था मजरूह हक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालिक उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालिक उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने एफजी सलाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है?
80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष प्राप्त हुआ है कुम्हरार से। प्रश्न है कि शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन से गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। तो दोस्तों वह शासक थे समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। तो दोस्तों जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। अगला प्रश्न है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? दानापुर के जिस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था वह रेजिमेंट थे 7वीं, 40वीं, 8वीं तथा 38वीं रेजिमेंट। अगला प्रश्न है बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा मिली थी अहमदुल्ला को। अगला प्रश्न है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। अगला प्रश्न है रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो दोस्तों रेवती नाग को ढाका अनुशीलन समिति ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं विधान परिषद सदस्य चुनने जाने हेतु योग्यताएं होनी चाहिए। विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, आयु कम से कम 30 वर्ष हो तथा पागल या दिवालिया न हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एडवर्ड चैंपियन चामियार। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो दोस्तों बिहार के बक्सर जिले में खुला कारागार स्थित है। अगला प्रश्न है पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई थी 2008 में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात है 60-40 का। अगला प्रश्न है बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन किया गया था मुंगेर में। अगला प्रश्न है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया था? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन किया गया था 1950 में। अगला प्रश्न देखते हैं सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है?
सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो दोस्तों महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन किया गया है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो दोस्तों वह राजनेता का नाम हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो दोस्तों बिहार के सुपौल जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है वह है पुनपुन नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन होता है उत्तरी बिहार में। अगला प्रश्न है, मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? मंजूषा कला शैली का संबंध है अंग क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था 5 जून 1974 को। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी थे रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर स्थित है गंडक नदी पर। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था 2001 में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है? बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है रोहतास में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रति वर्ष शहीद दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा 15 फरवरी को प्रति वर्ष शहीद दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है किशनगंज। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? मैथिली भाषा को झारखंड राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। थैंक यू।